जिसमें हम भारतीय संविधान के जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है उसको कवर कर रहे थे। तो जैसे कि आपने पहली वीडियो में देखा होगा कि हमने वहां पर क्या किया था, जो ब्रिटिशों के द्वारा जो संविधान बनाया गया था उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट हमने जो है वो कवर कर लिया। आज आप लोगों का सेकंड पार्ट होगा, ठीक है। देखिएगा, जहां से हमने जो हमारा लास्ट कल पॉइंट था वो था आप लोगों का 1853 का, ठीक है। 1853 का चार्टर एक्ट था। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में मैंने कल आपको लास्ट बताया था। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो आपका 1853 का जो चार्टर एक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसी के तहत क्या किया गया था, सिविल सेवा की खुली जो प्रतियोगिता होती है उसकी शुरुआत की गई थी, और एक मैकाले समिति का भी, ठीक है। वे क्या, एक आपकी जो है ये मैकाले समिति का गठन किया गया था। और ये क्यों किया था, ये सिविल सेवा परीक्षा में सुधार लाने के लिए किया गया था, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है, 1857 की सीधे क्रांति जब यहाँ पर होगी तो उसके बाद यहाँ पर काफी जन आक्रोश फैल जाता है, जिससे ब्रिटिश सरकार हिल जाती है और वो सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से भारत की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर वो सीधे ताज के हाथों में दे देती है, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक यहाँ पर होने वाला है वो होगा यहाँ पर आप लोगों का जो सीधे ताज के हाथों में जब आगे भारत की सत्ता चली जाती है। तो चलिएगा भाई, हम इसको कवर करते हैं अभी, ठीक है। तो आज का आप लोगों का जो हेडिंग है 1858 का, 1858 का, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या क्या इंपोर्टेंट यहाँ पर बातें हैं, काफी इंपोर्टेंट। यहाँ से देखिए क्वेश्चन हर बार एग्जाम में क्वेश्चन 100% बनता है। तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1858 में जब भारत की शासनिक और प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो सीधे ताज के हाथों में जाती है, तो उस टाइम पर वहां पर जो महारानी होती है उसका उनका नाम होता है महारानी विक्टोरिया, ठीक है। तो सीधे यहाँ से किसके हाथ में जाती है, जो भारत की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था है वही देखिएगा, भारत की शासनिक व प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। शासनिक व प्रशासनिक जो व्यवस्था है किसके हाथों चली जाती है, ये सीधे चली जाती है यहाँ पर ताज के हाथ में, ठीक है ना। ताज के हाथ में, तो किसके हाथों में जाएगी भाई, यहाँ पर महारानी विक्टोरिया के हाथों में, महारानी विक्टोरिया। पॉइंट क्लियर है ना। तो किसके हाथों में जाती है, यहाँ से महारानी विक्टोरिया के हाथों में चली जाती है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो क्या है, ऐसा क्या बदलाव इसमें किया गया कि जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिएगा भाई यहाँ पर आप लोगों का, पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको सबसे स्टार्टिंग का था जो 1773 का था, बंगाल के गवर्नर को क्या किया था, वहां पर पूरे उसको गवर्नर जनरल बना दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का भी गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। अब क्या होगा, यहाँ पर गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वायसराय, ठीक है। तो गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वायसराय। नाम बदला है, कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो वायसराय को इसको यहाँ पर गवर्नर जनरल भी बोल सकते हैं, इसमें इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो है यहाँ पर भारत के जो पहले वायसराय कौन थे, तो अब आप लोग यहाँ पर आंसर क्या दोगे, तो पहले वायसराय कौन थे भाई, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है ये पहले वायसराय थे। अब यहाँ से देखिएगा कैसे वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि मैंने जो आपको 1858 में जो बताया कि सत्ता ताज के हाथों में गई थी, क्यों गई थी, क्योंकि जो हमारी बाउंड्री लाइन थी वो थी 1857। एग्जाम में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जब 1857 क्या, ये 1857 की क्रांति है भाई, ठीक है। 1857 की क्रांति जब हुई थी तो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम क्या था, 1857 की क्रांति के समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप लोगों का आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। ये अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ये पॉइंट क्लियर हुआ ना। अगर आपसे पूछा
पूछा जाए 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप लोग आंसर करोगे यहीं पर ही कैनिंग, ठीक है। या आपसे पूछा जाए पहले वाइसराय कौन थे, तो आप आंसर करोगे यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। देखिएगा यही से एक ही नाम से आपको 3 क्वेश्चन आज आपको मतलब 3 आंसर आपको पता चले हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसमें कितने इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ये देखिए। अब यहाँ पर भारत की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था तो चली गई इनके हाथों में, तो काम कैसे होता था, ठीक है। ये काम किसके माध्यम से होता था भाई, अब देखिएगा ये जो काम यहाँ पर होता था ये होता था भारत सचिव के माध्यम से, ठीक है। जो भारत की शासनिक प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसका जो काम होता था किसके अंडर में होता था भाई, ये होता था भारत सचिव की देखरेख में, भारत सचिव की देखरेख में, ठीक है, भारत सचिव के माध्यम से, ठीक है। तो भाई ये किसके से होता है, ये आप लोगों को कहते हैं यहाँ पर भारतीय सचिव के माध्यम से। अब ये भारतीय सचिव जो है ये किसकी सहायता से काम करती थी, तो भारत सचिव है ये भारतीय परिषद की, किसकी भाई, ये भारतीय परिषद की सहायता से, परिषद की सहायता से काम करता था, ठीक है। तो इसमें जो है इसमें भारत के सचिव का इसमें गठन किया गया, इसी के माध्यम से भारत की शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख की जाती थी। अब ये किसकी सहायता से काम करता था, जो भारतीय सचिव होता था ये भारतीय परिषद की सहायता से काम करता था, और ये भारतीय जो परिषद है ये 15 सदस्य थे, ठीक है। ये किसके उसमें देखते थे, ये 15 सदस्य थे, तो आप लोग इसको याद रखना, जो भारतीय परिषद है इसमें कितने थे भाई, ये 15 सदस्य थे। तो 1857 की क्रांति में इंपोर्टेंट फैक्ट हमने यहाँ पर क्या देखे हैं, तो जैसे यहाँ पर ब्रिटिश सत्ता ताज के हाथों में गई तो उस टाइम पर कौन थे भाई, महारानी विक्टोरिया थी, और फिर यहाँ पर गवर्नर जनरल का नाम जो बदलकर किया गया वो वाइसराय किया गया। पहले वाइसराय यहाँ पर कौन बने थे, कैनिंग थे, अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भी कैनिंग थे। 1857 की क्रांति के समय यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन थे, तो भी कैनिंग थे, ठीक है। और जो यहाँ पर भारत की शासनिक प्रशासनिक जो व्यवस्था चलती थी वो भारत के सचिव के माध्यम से, ठीक है, भारतीय सचिव के माध्यम से, और ये किसकी सहायता से काम करता था, भारतीय परिषद की सहायता से, और ये 15 सदस्य थे। पॉइंट क्लियर ना यहाँ पर आप लोगों को, तो आप लोगों को अच्छे से पॉइंट जो है यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिएगा अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। तो 1858 का आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, अब आप लोगों को आएगा 1861 का, ठीक है भाई। अभी आप लोगों का जो आएगा यहाँ पर 1861 भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 भारतीय परिषद अधिनियम। अब इसमें क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है आप लोगों के, इससे आप यहाँ पर बोलोगे इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, जो परिषद होते हैं इसको आप काउंसिल बोलते हैं, ठीक है। इंडियन यहाँ पर आप लोग जो यहाँ पर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। देखिएगा आप यहाँ पर, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने आपको बताया था कि 1833 में जो है से पहली वीडियो में कि 1833 में जो है केंद्रीकरण जो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन किया जा रहा था वो अपनी चरम पर था। तो भाई किस पर था, वो अपनी चरम पर था। 1861 में क्या हुआ, 1861 में पहली बार विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, पहली बार विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। पॉइंट क्लियर है ना। अगर आप लोगों से देखिएगा, जैसे कि आपको पता है 1773 से जो है सेंट्रलाइजेशन हो रहा था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, तो कहीं ना कहीं हर एक चीज को मतलब केंद्रीकृत किया जा रहा था। तो ऐसे देखते देखते क्या हुआ, 1833 पर अपने चरम पर हो गया था, क्योंकि वहां पर क्या किया गया था कि जो आपके मद्रास और बॉम्बे थे, जो मद्रास और बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी थी उनसे उनकी विधायिका और कार्यपालिका जो शक्ति थी उनसे वो छीन ली गई थी। आप एक प्रकार से बोल सकते हो कि वंचित कर दिया गया था उनको। तो फिर यहाँ पर आते आते हम देखते हैं विकेंद्रीकरण, ठीक है, उन सबको क्या कर दिया गया, दोबारा से बांट दिया गया, तो विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के तहत विकेंद्रीकरण की, डिसेंट्रलाइजेशन की
परिषद अधिनियम के तहत। पॉइंट क्लियर है? देखिएगा इसमें क्या किया था भाई उन्होंने, इसमें किया था मद्रास व बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास व बॉम्बे प्रेसिडेंसी की कार्यपालिका व विधायिका शक्तियां, जो विधायिका शक्ति थी वे पुनः वापस कर दी गई, पॉइंट क्लियर है ना? तो आप लोगों को ऐसे ही पॉइंट से आपको ऐसे ही याद रखने हैं, आपको सीधे को रटना नहीं है भाई बिल्कुल भी। तो अब इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या किया, मद्रास व बॉम्बे प्रेसिडेंसी की इनकी जो कार्यपालिका विधायिका शक्ति थी वो वापस कर दी गई। दूसरा इसमें क्या एक इम्पोर्टेंट और जो कार्य था वो क्या किया गया, इसमें जो है विभाग, ठीक है, आप लोग विभाग को समझते हो ना, तो विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई, ठीक है। जैसे कि मानव विकास संसाधन विभाग, तो इस टाइप से जो आप लोगों के हैं, ठीक है। वह मंत्रालय की शुरुआत किसकी भाई, मंत्रालय जैसे रेल आप लोगों की अलग अलग हो जाते हैं, शिक्षा मंत्रालय हो गया आप लोगों का, एजुकेशन जो डिपार्टमेंट आपका हो जाता है, या रेलवे का जो आप लोगों का हो जाता है, तो इन सब की जो है इसमें शुरुआत की गई, ठीक है। तो मंत्रालय की शुरुआत, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। तो अभी हम एक बार इसको फिर से देखते हैं कि हमने इसमें इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर क्या पढ़ा, 1861 क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेंगे। देखिएगा इसमें पहली बार जो है विकेंद्रीकरण, यहाँ पर जो है डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की गई थी, क्योंकि अगर देखो जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि 1833 में कहीं ना कहीं केंद्रीकरण जो है वो अपनी चरम पर था, बॉम्बे और मद्रास से क्या किया था, उनकी विधायिका और कार्यपालिका शक्तियों को छीन लिया था। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की कार्यपालिका और विधायिका जो शक्तियां थी वो उनको वापस कर दी, ठीक है। विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई, दूसरा मंत्रालय की शुरुआत की गई, मंत्रालय जैसा आपका शिक्षा वगैरह हो गया, रेलवे का हो गया, तो इन सब की शुरुआत भी कब हुई थी भैया, 1861 भारतीय परिषद अधिनियम के तहत, ठीक है। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ नहीं देखना है, बस यही आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब यहाँ पर 1861 हो गए ना, अब आप लोगों को आएगा भाई यहाँ पर 1892 का 1892 में सिर्फ आपको दो बातें याद रखनी है, ठीक है। 1892 वाला जो है यहाँ पर 1892 तो भारतीय परिषद अधिनियम, इसका भी यही नाम होगा। अब इसमें क्या किया गया था देखिएगा, इसमें जो है विधान परिषदों का विस्तार किया गया, विधान परिषदों का विस्तार, ठीक है। दूसरा इसमें जो आप लोगों को यहाँ पर जो मतलब कि इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो था कि अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो होते हैं प्रत्यक्ष, ये है आप लोगों के इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। इन दो बातों के लिए आपको 1892 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा है कि 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में हमने क्या किया, इसमें क्या हमने यहाँ पर पढ़ा कि इसमें विधान परिषदों का विस्तार किया गया और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट जो आप लोगों के चुनाव होते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई, ठीक है। चलेगा, अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो अब है भाई यहाँ पर आप लोगों का 1909, देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, अब जो आप लोगों के हैं यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, काफी अच्छा है ये, आप यहाँ पर भी आप लोगों का ये है आप लोगों का 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम। देखिएगा यहाँ से आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आप लोगों से वो ये पूछेगा कि इनमें से किस
अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। या एक और आप लोगों को आएगा 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है। या इनमें से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा भाई, इसको जो हम है एक दूसरा नाम हम यहाँ पर इसे देते हैं 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है। अभी आप इसमें देखिएगा कि मार्ले कौन थे और ये मिंटो कौन थे। देखिएगा जो मार्ले थे 1909 के दौरान और जो मिंटो थे, मार्ले तो थे यहाँ पर भारतीय सचिव, ये कौन थे यहाँ पर भारतीय सचिव, मार्ले भारतीय सचिव थे। और मिंटो जो है यहाँ पर आप लोग यहाँ पर बोलोगे वायसराय थे, ये वायसराय थे। तो इसलिए इसको जो दूसरा नाम दिया गया है वो दिया गया है मार्ले मिंटो सुधार। क्लियर? अब इसमें कौन कौन से जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो डायरेक्ट यहाँ से आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो भाई आप लोगों को यही याद रखना है कि इसको जो है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है भाई यहाँ पर पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया था भाई? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। क्या होता है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली? इसमें क्या किया गया था कि मुसलमानों के लिए अलग, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो इसमें क्या था भाई? मुसलमानों के लिए अलग से इसमें यहाँ पर उनके लिए इसमें चुनाव कराए जाते हैं, इसलिए इसको फिर यहाँ पर नाम दिया गया था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है। तो आप इसमें बोल सकते हो कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ। तो क्या इसमें आप बोलोगे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया गया, ठीक है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात क्या है जो आप लोगों से पूछा जाएगा? अभी आप लोगों से पूछा जाएगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जो जनक है वो कौन है? जैसे आप लोगों को यहाँ पर वो आपको ऑप्शन देगा कि मतलब कि आपको या तो आपसे बोलेगा कि मार्लो है यहाँ पर, ठीक है, जो भारतीय सचिव थे, या फिर मिंटो थे, इनमें से कौन थे? तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो इसके जनक थे उनका नाम था लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जो जनक है वो कौन थे। तो आप लोगों का यहाँ पर आंसर होगा लॉर्ड मिंटो। देखिएगा 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है, एग्जाम को देखते हुए कि इसमें कौन कौन से पॉइंट जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कहां से जो है आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले हमने इसमें क्या बात की एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक तो इसमें बात की है कि इसको हम किस एक और नाम से जानते हैं, तो वो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। मार्ले कौन थे? मार्ले भारतीय सचिव थे। मिंटो कौन थे? वो वायसराय थे, ठीक है। इसमें पहली बार क्या किया गया था? सांप्रदायिक जो आप लोगों की सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मतलब होता है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया गया था। और सांप्रदायिक जो आपकी निर्वाचन प्रणाली है उसके जनक या उसके पिता किसे बोला जाता है? तो आप लोग आंसर करोगे यहाँ पर लॉर्ड मिंटो को। क्लियर? इससे ज्यादा आप लोगों से इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं 1919 का। नेक्स्ट आप लोगों का हो जाएगा यहीं पर ही 1919 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। ये आप लोगों का होगा भी यहाँ पर 1919 का भारत परिषद अधिनियम। अब इसमें देखिएगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको और किस और नाम से हम यहाँ पर जानते हैं। तो 1919 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है हम इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, किस और नाम से जानते हैं हम इसको? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से।
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब ये मॉन्टेग्यू कौन थे भाई? ये तो वही थे भारतीय सचिव, ये थे यहाँ पर भारतीय सचिव, याद रखना। और चेम्सफोर्ड कौन थे? चेम्सफोर्ड थे भाई यहाँ पर वायसराय। चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय। क्लियर? तो जैसे 1919 के भारत जो परिषद अधिनियम को हम लोगों ने मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना है, ऐसे ही 1919 को आप लोग मॉन्टेग्यू जो है चेम्सफोर्ड के नाम से, दूसरा जिसका नाम होगा वो होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अब इसमें ऐसे क्या इंपॉर्टेंट जो आपके लिए जो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम को देखते हुए, देखिएगा भाई। सबसे पहले इसमें क्या किया था कि इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, द्वैध शासन की शुरुआत की गई। ठीक है, इसको आप याद रखना कि जो प्रांतों में है द्वैध शासन की शुरुआत की गई और प्रत्यक्ष डायरेक्ट और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है, तो इसमें क्या था भाई? यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की भी इसमें शुरुआत की गई थी। दूसरा इसमें और आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट यहाँ पर क्या हो सकता है, वही आप लोगों को यहाँ पर देखना है। तो दूसरा है भाई आप लोगों के यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था। मैं अब इसको लिख देती हूँ, द्विसदनात्मक व्यवस्था। ठीक है, तो भाई ये है आप लोगों को यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई। बस इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। देखिएगा 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम क्यों इंपोर्टेंट है, क्या क्या इसमें फैक्ट है। ठीक है, एक बार हम देखते हैं, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसको किस और दूसरे नाम से जाना जाता है, देन आप लोग आंसर क्या करोगे यहाँ पर? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू कौन थे? भारतीय सचिव। चेम्सफोर्ड कौन थे? यहाँ पर जो चेम्सफोर्ड थे ये थे वायसराय। ठीक है, इसमें क्या किया गया था कि पहली बार जो है प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की भी इसमें शुरुआत की गई थी, जो आप लोगों के डायरेक्ट इलेक्शन जो होती है। ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्था की इसमें शुरुआत की गई थी। तो द्विसदनात्मक कैसे होते हैं, जैसे आपने स्टेट में देखा है, अगर कहीं पर जो राज्य विधान परिषद है तो विधानसभा भी है, तो वे क्या हो गए यहाँ पर दोहरे दोहरे जो सदन होते हैं। द्विमित होता है दो, सदनात्मक जो है, सदनात्मक जो होते हैं सदन, जो आप लोगों के डबल जो दोहरे दोहरे सदन होते हैं उसी को बोला जाता है द्विसदनात्मक व्यवस्था। क्लियर? चलिएगा अब हम नेक्स्ट देखते हैं भाई 1935 का भारतीय परिषद अधिनियम। आप लोगों को पता भी होगा, इंपोर्टेंट है या नहीं है ये वाला। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसे आप लोग बोलते हैं। आपको पता है जब भारत का संविधान नहीं बनकर तैयार हुआ था, तब देश का जो राज व्यवस्था, शासनिक जो प्रशासनिक व्यवस्था, वो कैसे चल रही थी। तो क्योंकि आपको पता है ना 1947 में जो है देश तो आजाद हो गया था, और हमारा जो संविधान है वो तो आप लोगों का स्टार्ट ही जो है, मतलब कि ये जो लागू किया गया था 1949। ठीक है, तो फिर तब से और जो वहां से आप लोगों का 1947 से जो आपका 2 साल का गैप रहा है, तो भारत की जो शासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, वो कैसे चल रही थी? वो चल रही थी जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम है ना, इसके तहत जो जो रूल बनाए गए थे उसी के हिसाब से चल रही थी भाई। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा आधे से ज्यादा जो संविधान है वो तो भी आप लोगों का 1935 से ही बनकर तैयार हो गया था। अभी आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या किया गया था, कि आपको पता है ना कि जो 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे, अगर आप लोगों को ये बात याद हो, तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में होता है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन आपका 1932 में होता है। तो इसका जो निचोड़ रहता है, इसमें जो जो नियम, ये भी
आप लोगों का ये समझिएगा कि यहाँ से भी आप लोगों का जो है संविधान बनकर ही तैयार हुआ था। इसमें से भी बातें जो है, ज्यादातर बातें अब हमारे संविधान में जोड़ी गई है। तो आप लोग बोलोगे कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए हैं उसका जो निचोड़ है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में उनकी वो बातें रखी हुई। ये बात आपको क्लियर हुई ना? तो वही बातें जो है इसमें रखी गई। दूसरा इसमें क्या किया था भाई, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? अखिल भारतीय संघ, जो आपकी सेवाएं होती है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना जो है 1935 के तहत की गई। ये आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया इसमें भाई, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया। एक तो आपको ये वाला पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। फिर विधायी शक्तियों को 3 शेड्यूल, जो विधायी शक्तियां थी, विधायी शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया। जो उनके 3 शेड्यूल जो बनाए गए थे उसमें बांटा गया, 3 सूचियों में बांटा गया। क्लियर? अब वे 3 जो सूची थी वे कौन कौन सी थी वो आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है। आप लोगों ने अगर जो है अपनी जो अनुसूचियां है अगर आपने वो पढ़ी होगी तो 7वीं अनुसूची हुई है जो इन्हीं का जिक्र किया गया है। ये आप लोगों के जो इसमें पूरे दिए गए हैं जो अनुसूचियां है आपकी सूचियां, तो एक तो थी यहाँ पर आप लोगों की संघ सूची, एक थी आप लोगों की यहाँ पर संघ, चलो पहले हाँ ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची क्या होती है कि इस पर तो अधिकार होता है कि केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाती है, ठीक है। तो कौन कानून बनाएगी भाई? यहाँ पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार ही कानून बनाती है, लेकिन अगर ऐसे हुआ कि राष्ट्रीय हित के लिए जरूरी है तो यहाँ पर फिर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती, लेकिन संघ में नहीं बना सकती। संघ में केवल और केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाती है, राज्य सरकार का इस पर कोई अधिकार नहीं होता, ठीक है। और राज्य में राज्य सरकार तो बना सकती है, लेकिन अगर राष्ट्र के हित में हुआ तो भाई यहाँ पर जो है हमारे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। समवर्ती, समसमान, तो इस पर क्या है, दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य सरकार भी और हमारी केंद्र सरकार भी। लेकिन अगर दोनों के विषय समान हैं तो वैल्यू जो दी जाएगी वो दी जाएगी यहाँ पर किसे दी जाएगी? केंद्र सरकार को। अब इसमें आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि 1935 का जो आप लोगों का गवर्नमेंट था, जो आप लोगों का जो भारत सरकार का जो अधिनियम था, ठीक है, जिसे आप लोग बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था आप लोगों का, उसके तहत संघ, राज्य और समवर्ती सूची में कितने विषय थे? अब ये जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट क्या है? तो भाई जैसे कि आप लोगों का यहाँ पे मैं अगर बोल देती हूँ कि जैसे संघ, आपके संघ में सेंटर पे मतलब संघ में आपके वन वगैरह, राज्य में भी आते हैं, शिक्षा पर कुछ कोई भी आप लोगों का कोई कानून बनना, रेलवे पर कोई भी कानून बनना, ठीक है। तो ऐसे जैसे हॉस्पिटल हो गए, दोनों का काम होता है, वन का दोनों का काम होता है। तो ये आप लोगों के यहाँ पर विषय होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत जो है यहाँ पर संघ सूची में, तो यहाँ पर जो संघ थे, जो आप लोगों के संघ है, इसके पास कितने विषय थे? तो इसके पास विषय थे उस टाइम पर 59। तो कितने थे भाई? 59। और जो यहाँ पर आप लोगों की राज्य सरकार है, राज्य सरकार के पास थे यहाँ पर 54। समवर्ती जो सूची है यहाँ पर 36। समवर्ती सूची के पास कितने थे भाई? यहाँ पर समवर्ती सूची के पास थे यहाँ पर 36। पॉइंट क्लियर हुआ है आप लोगों को? अब देखिएगा, इससे ज्यादा जो है आप लोगों को इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। 1935 का जो आप लोगों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसके तहत हमने पढ़ा है कि इस पर जो है इसमें विकेंद्रीकरण को, डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। दूसरा कि हमने इसमें देखा था कि जो गोलमेज सम्मेलन है आप लोगों के, वो 1930 से 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उन्हीं का जो निचोड़ है वो 1935 में रखा गया है। भारत की जो राज व्यवस्था है जो भी, वो कैसे चल रही थी, क्योंकि तब तक तो कोई राष्ट्रपति भी नहीं था। भारत आजाद होने के बाद अगर हम इसमें बात करें तो वो इसी के आधार
पर इसमें चल रही थी, ठीक है। 1935 के आधार पर ही ये चलाई जा रही थी। हम लोग बोलेंगे कि आधे से ज्यादा जो हमारा संविधान है वो यहीं से बनके तैयार हो गया था। विधायी शक्तियों को जो है इसमें 3, क्योंकि विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया ना, तो विधायी शक्तियों को फिर विकेंद्रीकरण के उससे कितनी उसमें बांट दिया गया, इसमें सूची में 3 में बांटा गया। वे 3 कौन कौन सी है? संघ, राज्य और संवर्ती, ठीक है। तो संघ के पास कितने विषय थे? 59, राज्य के पास 54 और संवर्ती के पास 36 थे, ठीक है। तो देखिएगा हमने अपना जो है लगभग आपका जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड था इसमें जो बैकग्राउंड है आपका भारतीय संविधान को लेकर वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सभी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। और चलिए आगे मिलते हैं जब नेक्स्ट आप लोगों की क्लास होगी, इसमें जो आप लोगों की कुछ बेसिक सी बातें जो बची हुई है उसको भी हम कंप्लीट करा देंगे।